हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अभी रिसेंट का न्यूज़ ये है कि पार्लियामेंट्री पैनल ने रिसेंटली भी ये कहा है कि यूपीएससी के एग्जाम में जो एज है, या हम कि ये कह सकते हैं ज्यादा जो सिलेक्शन है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट होते हैं उनकी अभी हो रही है। इन्होंने भी ये माना है। वैसे हम लोग पहले से भी हम बातें करते आ रहे हैं कि यूपीएससी के खासकर सिलेक्शन में जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं कैंडिडेट वो ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं। ये सवाल आपने यूपीएससी के इंटरव्यू में भी सुना होगा, जो लोग खासकर फेस किए होंगे। इवन कि आपने ऐसे ही क्लासेस में भी आप देखते होंगे, हर एक क्लासरूम में अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो क्लासेस में भी आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग ज्यादा पाएंगे, इंजीनियरिंग और मेडिकल बैकग्राउंड के लोग। ठीक है, तो कुछ डेटा की हम बात कर लेते हैं किस तरीके से ये जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट है ये आगे बाकी सारे के जो सेक्शन है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा एज इनको मिल रहा है। 2012 की बात करते हैं। 2012 में आपने ये नोटिस किया होगा कि जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट हैं और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, दोनों कहीं ना कहीं सेम फेज में थे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद से 2012 के बाद से आपने ये ग्राफ में देख पा रहे हो कि 2012 से जो एज है कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोगों की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होता दिख रहा है ना। ये आपका जो जो एक ग्राफ है ये बेसिकली आपका सीएससी फाइनल मेरिट लिस्ट का है कि मेरिट लिस्ट में कौन से जो कैंडिडेट है ज्यादा उनको एज मिला जा रहा है, ये बेसिकली है। तो आपने ये देखा हो कि ये 2019 का डेटा तक अभी मेरे पास में है, 2023 तक का तो मुश्किल है। ये ह्यूमैनिटीज का जो डेटा है, जो ग्राफ है, आप देख पा रहे हो 2012 से ये आपका नीचे ड्रास्टिकली तो नहीं लेकिन ग्रेजुअली आपका नीचे ही हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो मेडिकल है, जो साइंस बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट है उनका जो मेरिट लिस्ट है वो बेसिकली कांस्टेंट ही है, ऑलमोस्ट ही कांस्टेंट बोल सकते हैं, जो कि आप यहाँ रिसेंट देख सकते हैं। कुछ हम बात कर लेते हैं मेल फीमेल का जो ग्राफ ये क्या कहता है। आपने ये भी देखा होगा कि 2023 का जो अभी रिजल्ट आया है उसमें रैंक 1 की बात करें, इशिता किशोर की बात करें, या फिर हम रैंक 2 की बात करें, रैंक 3 की बात करें, ये तीनों फीमेल ही है। ये तो आप मतलब ऑलमोस्ट 2013 से लेकर अभी तक आप देख सकते हैं 2010 साल का जो डेटा है ये कहता है कि फीमेल ही यहाँ पर अभी मतलब मेल से आगे है रिजल्ट के मामले में। ठीक है, चलिए ये कहीं ना कहीं सही है, इसमें हम ज्यादा क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा हम और भी क्वेश्चन मार्क यहाँ करते हैं कि जो चीजें अभी सामने आई है और कुछ डेटा कुछ रिपोर्ट्स क्या कहते हैं। देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस का एक डेटा है, वो ये कहता है कि जो आईएएस, आपको मालूम है कि आपको रैंक 100 के आसपास में एवरेज हम बता रहे हैं, ये आपको आईएएस इसमें मिलता है जनरल कैटेगरी के जो लोग होते हैं। ओबीसी में थोड़ा कुछ रैंक आप बढ़ा दीजिए, एससी एसटी हो तो थोड़ा कुछ और रैंक बढ़ा दीजिए, है ना। माइनॉरिटीज हो तो थोड़ा और कुछ रैंक बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर आप ये देख पाते होंगे, जनरल की हम बात करें, यहाँ पर ज्यादा हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पर 2019 लेटेस्ट की हम बात कर रहे हैं। आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो आईएएस जो कैटेगरीज है, जो आईएएस कैंडिडेट जो निकल के आ रहे हैं वो बेसिकली यूपीएससी में की हम बात करें वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ही लोग होते हैं। यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे होंगे कि आईएएस में 100 2015 में 102 जो कैंडिडेट थे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, जो लोग आईएएस बने थे। 2015 कौन सा टाइम था? 2015 याद कीजिए, जब टीना डाबी का टाइम, ये वो टाइम था ना। यस, तो ये रहा आपका कुछ डेटा। सवाल ये निकल के आता है कि इंजीनियर्स क्यों ज्यादा सक्सेड कर रहे हैं, जो इसका जो सक्सेस रेट है, सक्सेस रेट इतना अधिक क्यों है? तो इसके पीछे कुछ रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि सबसे पहली बात तो ये नहीं, ये कॉन्टिन्यूसली वो टच में होते पढ़ाई के। होता क्या है कि जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं वो डिस्टेंस से भी कर लेते हैं। किसी को हिस्ट्री ऑनर्स करना है डिस्टेंस से कर लिए, पॉलिटिकल साइंस लेना डिस्टेंस से कर लिए, तो उनकी जो गैप है वो एक गैप सा बन जाता है। लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड या ह्यूमैनिटीज की बात करें, या सॉरी इंजीनियरिंग बात करें, तो उनमें गैप वो देखा नहीं जाता है बेसिकली, क्योंकि वहां पर इतने सारे पेपर्स होते हैं, सेमेस्टर वाइज पेपर्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, लैब होते हैं। तो इसमें बेसिकली देखा ये जा रहा है कि इसमें एक कॉन्टिन्यूसली ऑफ टाइम जो बेसिक जो रीडिंग हैबिट है वो देखा जाता है। साइंटिफिक अप्रोच भी यहाँ पर चीजें एक रीजन बोला जा रहा है कि जो हर एक सब्जेक्ट में सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल हो, ये बेसिकली साइंटिफिक अप्रोच इसमें यूज किया जाता है। तो उन लोग का एक मेंटल सेटअप जो है ना वो पहले से सेट होता है कि यस कि हमें सी सेट में पहले से एज उनके पास होता है, कैलकुलेशंस में, अर्थमेटिक्स में की हम बात करें, लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, हैबिट ऑफ रीडिंग तो होता ही, क्योंकि उनको क्योंकि वो रेगुलर टच में होते हैं और कहीं को डिस्टेंस से तो कर नहीं सकते हैं बीटेक, है ना। तो एक सबसे प्लस पॉइंट ये होता है। दूसरा बात ये है कि उनके पास में हर एक सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के एक शॉर्ट टाइम में, ठीक है, उनके पास में एक एज होता है शॉर्ट टाइम में चीजों को प्रिपेयर करना। आपको मालूम है कि आपने एक कैंडिडेट थी रैंक 5 श्रुति देशमुख, आपने नाम सुना होगा, ये होप कि 2018 की या 19 की टॉपर होगी। उन्होंने ये भी कहा था कि जब वो मेडिकल समथिंग वो कर रही थी, केमिकल आई थिंक, जो भी कॉलेज में थी, तो उस टाइम में उन्होंने लास्ट के टाइम में, लास्ट मंथ में उन्होंने बेसिकली फोकस किया अपने एग्जाम्स में, जो एकेडमिक एग्जाम्स उसमें, और वो अच्छे मार्क्स में वो टॉप की। और इवन की उसी नेक्स्ट ईयर ही, मतलब उसी साल साथ ही साथ उन्होंने यूपीएससी में रैंक 5 भी हासिल किया। तो ये चीजें उनके पास में एक एस होता है।
प्रेशर को हैंडल करने का एक एफिशिएंसी उनके पास में ज़्यादा होता है। इसके बाद नेक्स्ट में हम बात करें इसी में, बेसिकली यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट होते हैं, वो एक जो एग्ज़ाम्स का जो फ़ियर होता है, वो फ़ियर्स इनके पास नहीं होता है। क्योंकि इतने सारे टेस्ट दिए होते हैं, सेमेस्टर वाइज़ एग्ज़ाम होता है, प्लस बीच में भी जो गैप में कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, छोटे-छोटे एग्ज़ाम्स वो भी होते हैं। प्लस इनके पास में जो प्रैक्टिकल पेडागॉगिकल जो मेथड होते हैं जो एग्ज़ाम्स को क्रैक करने का, ये इनके पास में एक्सपीरियंस होता है। प्लस 4 साल उन्होंने पढ़ाई भी की होती है ना, एक तो ये प्लस पॉइंट होता है। प्लस इनके पास में बेटर एनालिटिकल एप्टीट्यूड होता है, जो कि कहीं न कहीं आर्ट और ग्रेजुएट्स वाले सब्जेक्ट से कहीं न कहीं बेटर होता है। इनको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग खासकर सीसेट वाले क्वेश्चन्स में, इवन कि जीएस में भी उनके पास में नॉलेज कम होता है जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं। लेकिन फिर भी उनके जीएस में मार्क्स अच्छे क्यों आते हैं, क्वालीफाई क्यों कर जाते हैं? क्योंकि रीज़न यही है। अगर नॉलेज यहाँ हम बात करें, नॉलेज सब कुछ नहीं होता है। यहाँ पर जो लॉजिकल रीज़निंग है, एनालिटिकल पावर है, इनके पास में ये ज़्यादा होता है। क्या इसका भी उपाय होगा, ये तो अभी मालूम चलेगा, इसका डिटेल एक वीडियो बनाएँगे। अभी तक चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई है। लेकिन हाँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट है, वो कहीं न कहीं उनको एज मिलता है, ये एक प्लस पॉइंट है और ये बात कही गई है। देखिए, कुछ हम बात कर लेते हैं कि जो रिकमेंडेशन था पार्लियामेंट्री जो पैनल ने जिन्होंने दिया है, इनका जो रिकमेंडेशन था, मेन रिकमेंडेशन उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो एग्ज़ामिनेशन जो साइकिल है, वो ये साइकिल आपको मालूम है कि ऑलमोस्ट 15 मंथ लग जाते हैं, टोटल एग्ज़ामिनेशन रिज़ल्ट आने में। ये इसको कम करने की बात की जा रही है। कम करने कितना, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि 6 मंथ करने की बात की जा रही है। सही है, कितना सही है, कितना गलत, आप इसमें कमेंट करें कि ये 6 मंथ करना कितना सही होगा, कितना गलत होगा। हाँ, जिनके अटेम्प्ट कुछ बाकी है, उनके लिए तो एक प्लस, इनके उनके लिए माइनस पॉइंट, जो लोग खासकर अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए तो ये सही है ना? जहाँ तक हमें लगता है। लेकिन आपका क्या कहना है, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो टर्न आउट से कैंडिडेट का, वो बहुत कम होता है। यानी कि जितने सक्सेस रेट बोल सकते हैं, या फिर जो कैंडिडेट तैयारी करते हैं, वो उनका रिजल्ट ही कम होता है। ये सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है? वैकेंसी कम होती है, तो इसमें लॉजिक कुछ बात ही नहीं है। प्लस इसमें जो फी कलेक्ट होते हैं, आपको मालूम है कि फी 100 ही होते हैं। लेकिन इस 100 फी में से आप खुद सोचिए, 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, एवरेज बता रहे हैं। 10 लाख में से इंटू 100 कर दीजिए, आप समझ सकते हैं। आप इसका जो डेटा है, इसका जो असेसमेंट बोल सकते हैं, इसका जो डिटेल्स है, किनके पास होता है? कुछ रिकॉर्ड नहीं होता है। ये कहाँ जाता है? ये रिकॉर्ड के बारे में बात की जा रही है। प्लस एक्सपर्ट कमेटी फॉर्मेशन के बारे में बात की जा रही है, जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि इसी में आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को, ह्यूमैनिटीज को भी इसमें आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद एक्सपर्ट कमेटी की डिमांड की गई थी, जो कि अपॉइंट करने के बाद, जो कि जो चेंजेस होंगे, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसको असेस करने की बात की जा रही थी। प्लस जो आंसर की है, आपको मालूम है कि यूपीएससी प्रीलिम्स का जब एग्जाम होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एग्जाम्स के रिजल्ट आने के बाद में, यानी कि अभी एग्जाम कब हुआ, 28 मई को हुआ ना? तो 28 मई को एग्जाम हुआ, तो आपको रिजल्ट, इसका जो आंसर सीट की आएगा, वो आपको मालूम है कि अगले साल 2024 में रिजल्ट आने के बाद आएगा। तो ये एक बहुत एक नेगेटिव एक पॉइंट है, जो कि इसके बारे में बात किया गया कि जितना जल्दी हो सके। अगर हम यूपीएससी की हम बात अलावा जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ग्रुप सी ग्रुप बी की हम बात करें, तो हर एक एग्जाम में जो आंसर की होता है, वो कहीं न कहीं जल्दी पब्लिश कर दिए जाते हैं, आप दूसरे एग्जाम्स की बात करें तो। और इसके बाद नेक्स्ट में कहा गया, इसमें रिकमेंडेशन में कलेक्ट फीडबैक, फीडबैक भी कलेक्ट करना, प्लस इसके जो इंप्रूवमेंट के इफेक्ट हैं, ये भी आपको लास्ट में बात की जाती है। देखिए, होटा कमेटी आपको मालूम है कि 2004 में ये बेसिकली अपना कुछ रिकमेंडेशन देता है। इसमें बेसिकली क्या कहा गया था, इसमें कहा ये गया था कि जो भी एज है, अभी आपको मालूम है कि एक जनरल कैटेगरी के लिए कितना एक मैक्सिमम एज है, 32 है ना? 6 अटेम्प्ट मैक्सिमम है। तो इन्होंने ये कहा कि 32 को हटा के इसमें 24 कर देने के लिए, और जो अटेम्प्ट है वो भी कम करने के लिए, यानी कि 21 जो 4 अटेम्प्ट हैं, 21, 22, 23, 24। और इसके बाद में बोला गया रिलैक्सेशन के लिए अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल, ठीक है? मतलब कितना हो गया, 4 + 3 7 अटेम्प्ट ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए 4 + 5, ये हो गया 9 अटेम्प्ट। अभी एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड है ना? तो ये इन्होंने रिकमेंडेशन की, कितना ही सही कितना गलत है, इसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं। कोटा कमेटी बेसिकली आपको मालूम है 32-26 करने की बात की गई है, ठीक है? और सेकंड ईआरसी रिपोर्ट भी बेसिकली यही कहता है कि आपको मालूम है कि रिक्रूटमेंट के जो प्रोसेस है, इसमें भी थोड़ा ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। और प्लस जो आप लेटरल एंट्री की बात करते हैं, उन्होंने भी ये सजेस्ट किया था। आप कहीं कि इसमें आपने गवर्नेंस वाले टॉपिक में क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको कहीं कोट करते होंगे। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत सारे रिसेंटली स्टेप्स लिए हैं, और ऐसे रिफॉर्म्स क्या-क्या लिए हैं, कुछ हम बात करें। मिशन कर्मयोगी जो आपको मालूम है कि सिविल सर्विस जितने उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बनाया गया था, ठीक है? ये लाए गए थे। लेटरल एंट्री रिफॉर्म्स, ये भी आपको मालूम है कि इसमें भी गवर्नमेंट काम की है, ठीक है? और बहुत सारे पोस्ट के लिए कहीं कहीं इनडायरेक्टली जो पोस्ट को फुलफिल किया गया है। इस समीक्षा के लिए अभी आपको मालूम है कि सिविल सर्विस के लिए लाया गया था। सिटीजन चार्टर्स तो है ही।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ई गवर्नेंस, ये भी आपको मालूम है कि एक्सपर्ट्स और इंटेलेक्चुअल्स के बेसिकली रिगार्डिंग ये था एंगेजमेंट के लिए। सीपी ग्राम्स पे लाया गया था, आपको मालूम है, ऑनलाइन सिस्टम्स जो लॉजिंग के लिए और प्लस जो ग्रीवांसेस होते हैं उसको ट्रैकिंग करने के लिए। और लास्ट में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, जो कि आपको मालूम है कि ये आपका ई गवर्नेंस के एफिशिएंसी रिगार्डिंग था कि जो भी सर्विस डिलीवरी है जो कि स्टेट्स और यूटीज और सेंट्रल मिनिस्टर जो करती है उसके रिगार्डिंग, तो ये रिफॉर्म्स किए गए हैं। और इसके अलावा भी हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लिए गए हैं। आपने कहीं ना कहीं एथिक्स की बात करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं, वैल्यूज की बात करते हैं, इस लेवल में कहेंगे बहुत ज्यादा तो काम नहीं हुआ, लेकिन इसमें ज्यादा वर्क होना चाहिए था। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ एथिक्स पेपर 4 तक पढ़ के हम लोग छोड़ दें, इसके आगे भी होना चाहिए, इसके आगे भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम में चीजें थोड़ी बिल्कुल, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, हो सकता है मेरी बातें थोड़ी सी बाइस हो सके, वो बिल्कुल एक जीएस 4 को ना एक सब्जेक्ट मैटर की तरह पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट की तरह कि हमें बस वो पढ़ के पास होना है, बस सिंपल एक डेफिनेशन हमें रख लेना है। चीजें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट, एथिक्स 4 को इंप्लीमेंट इसलिए किया गया क्योंकि अपने लाइफ में अपने जो अपने ड्यूटीज में इसको इंप्लीमेंट कर सके। लेकिन चलिए कोई नहीं, चीजें यहीं तक है, और हम लोग अगले किसी एपिसोड में फिर से हम लोग बात करेंगे, जो डिटेल इसका चीजें सामने आएगी, तो फिर से हम लोग इस चीज को टॉपिक में लाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।